द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन के इस ऑडियो बुक समरी के दूसरे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे अरकाद ने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि दोस्तों, आप मेरी ये बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं इतना रईस, इतना धनवान किस्मत से नहीं बना, बल्कि मैंने इस जगह तक पहुंचने के लिए दिन रात खूब मेहनत की है। और सिर्फ गधों की तरह मेहनत नहीं की है, बल्कि समझदारी के साथ मेहनत की है और अपने एक एक रुपए को बचाया है, निवेश किया है सही जगह पर, सही लोगों में, सही धंधे में। उसी की बदौलत मैंने पैसे से पैसा कमाया है और आज मैं इतना रईस बन पाया हूँ। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है दुबले पर्स के 7 इलाज। बेबीलोन का सम्राट जब युद्ध लड़ने के लिए दूर देश गया तो वापस आने पर उसका सामना एक अलग तरह की समस्या से हुआ। उसके वजीर ने सम्राट को बताया कि इस समय हमारे शहर बेबीलोन में गुर्बत आ गई है, यानी कि लोग गरीब होते जा रहे हैं और लोगों के पास अब धन नहीं है। पैसे की बहुत किल्लत, बहुत कमी हर तरफ फैल रही है। हमारा धन, हमारा पैसा, सोना शहर के कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है और वो चाहते हैं कि उस पर कब्जा कर लिया जाए। सम्राट ये बात सुनकर बहुत चिंतित हुआ। उसने वजीर से कहा कि इसका हल क्या है। तो वजीर ने कहा कि हमें शहर के सबसे अमीर और रईस आदमी से इसकी सलाह पूछनी चाहिए। सम्राट ने कहा कि शहर का सबसे अमीर और धनवान तो एक ही शख्स है, अरकाद। उसको बुलाया जाए। अगले दिन अरकाद सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ। सम्राट ने अरकाद से कहा कि शहर की जो हालत है, शहर के लोगों की जो हालत है, उसे देखते हुए मैं चाहता हूं कि अरकाद, तुम शहर वासियों को पैसा कमाने के बारे में सलाह दो, मशवरा दो। मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारे पास सलाह लेने के लिए भेजना चाहता हूं। क्या तुम उनको पैसा कमाने का ज्ञान दे पाओगे? ये बात सुनकर अरकाद ने कहा कि जरूर सम्राट, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और शहर वासियों को भी अमीर और रईस बनने के वो 7 तरीके समझाऊंगा, जिनसे कि वो अपनी जीवन को खुशहाली के साथ जी सकें। पहला तरीका, आप अपने पर्स में रखे 10 सिक्कों में से 9 ही निकालें। आपका बटुआ तुरंत मोटा होना शुरू हो जाएगा और इसका बढ़ता वजन आपके हाथ में अच्छा लगने लगेगा और आपकी आत्मा को संतुष्टि भी मिलेगी और धीरे धीरे आप खुशहाली से भरने लगेंगे। दुबले बटुए के लिए दूसरा इलाज है अपने खर्चों का बजट बनाएं, ताकि आपके पास यह आवश्यकताओं के भुगतान के लिए कितने सिक्के हों इसका अंदाजा लग सके। तभी आप अपने आनंद के लिए भुगतान करने और अपनी कमाई के 9/10वें हिस्से से अधिक खर्च किए बिना अपनी सार्थक इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही दिशा में अग्रसर हो पाएंगे। तीसरा तरीका है अपने सोने की वृद्धि करो, यानी कि पैसे से पैसा बनाओ। अब ये पैसे से पैसा कैसे बनेगा? मान लीजिए आपने कुछ पैसा किसी को उधार दिया है व्यापार में लगाने के लिए। उसके बदले में वो आपको ब्याज या किराया देता है। उस कमाए गए किराए को या ब्याज को और बढ़ा करके उसे फिर दोबारा से ब्याज पर या किराए पर दें। इस तरह से पैसा बनता जाएगा। अगर आप उस ब्याज या किराए के पैसे को खुद पर खर्च कर देंगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, बल्कि एक दिन वो आएगा जब ये पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए सही तरीका यही है कि उस कमाए गए धन को दोबारा काम पर लगाएं और पैसे से पैसा बनाएं। चौथा तरीका है अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। निवेश का पहला ठोस सिद्धांत आपके मूलधन की सुरक्षा है। ऐसे निवेश में जहां से आपका मूलधन खत्म हो सकता हो, तो क्या बड़ी कमाई में रुचि लेना समझदारी है? मैं कहता हूं नहीं। जोखिम का जुर्माना संभावित नुकसान देता है। अपने खजाने को कहीं निवेश पर लगाने से पहले सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि इसे सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है या नहीं।
लालच में तेजी से पैसा बनाने की अपनी इच्छाओं से भ्रमित ना हो। लालच में आकर के अपने दिन रात कमाई गई एक एक पैसे की पूंजी को बर्बाद मत कर बैठना। खुद मेरा भी पहला निवेश उस समय मेरे लिए एक त्रासदी बन गया था। 1 साल की बचत मैंने अजमर नाम के एक ईंट बनाने वाले को सौंप दी, जो दूर देश समुद्र की यात्रा करके वहां से गहने लेकर आएगा और हम उसे बेबीलोन में महंगे और अच्छे मुनाफे पर बेचेंगे। लेकिन वो खुद ठगा गया और मेरी 1 साल की बचत मिट्टी में मिल गई। 5वां तरीका है अपने आवास को लाभदायक निवेश बनाएं। अपने स्वयं के निवास के लिए और एक ऐसी जगह पाने के लिए ही सभी तरह के प्रयास करने चाहिए जिसकी देखभाल करने में उस इंसान को गर्व हो, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, बचत कर रहा है, निवेश कर रहा है और उसके दिल में खुशी हो। इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूं आप सबसे कि हर व्यक्ति को उस छत का मालिक होना चाहिए जो उसे और उसके परिवार को सहारा देती हो। यह एक दुबले बटुए के लिए 5वां इलाज है अपना खुद का घर। 6ठा तरीका है भविष्य की आय का बीमा करें। एक आदमी को भविष्य के लिए एक उपयुक्त आय की तैयारी करनी चाहिए। यह तैयारी ऐसे समय के लिए होनी चाहिए जब वह युवा नहीं रहेगा और अपने परिवार के जरूरी खर्चों के लिए उसे युवा व्यवस्था की ही तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, आज में जीकर भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ बचत करना, निवेश करना आपको अमीर और रईस बनने को प्रेरित करेगा। 7वां तरीका है कमाने की अपनी क्षमता को बढ़ाएं। देखिए, एक ही साधन पर अगर आप टिके रहेंगे तो आप जीवन में बहुत जल्दी तरक्की हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कमाई के मामले में अलग अलग रास्तों को खोजें और उस पर काम करें। इस प्रकार एक दुबले बटुए के लिए 7वां और आखिरी उपाय है अपनी शक्तियों को विकसित करना, अध्ययन करना और बुद्धिमान बनना, अधिक कुशल बनना, खुद का सम्मान करने के लिए कार्य करना। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है सोने के 5 नियम, यानी कि 5 लॉज ऑफ गोल्ड। पहले के 7 सिद्धांतों में हमने पैसा कमाने के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम बात करेंगे अरकाद द्वारा लोगों को बताए गए वो नियम जिनके द्वारा पैसे को संभाला जाए। अरकाद ने आगे अपने बेटे नोमासिर की कहानी बताई। उसने बताया कि जब मैंने अपने बेटे को कमाने के लिए दूर देश बाहर भेजा तो मैंने उसे सोना दिया और एक दस्तावेज दिया जिस पर मैंने ये 5 नियम लिख कर दिए, पर उसने दस्तावेजों को पढ़ने की जगह, उनसे सीख लेने की जगह सोने से व्यापार करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गलत तरीके से अनजाने व्यापार में निवेश करके उसने अपना पूरा सोना गवा दिया। उसे बहुत अफसोस हुआ, वो पछताया भी। फिर एक दिन शांत मन से उसने वो दस्तावेज पढ़ने शुरू किए जिस पर निवेश के वो 5 नियम मैंने लिख कर दिए थे। क्या थे वो 5 नियम? सबसे पहले अपनी समझ को विकसित करो, खुद पर खर्च करो, मतलब सीखो और फिर कमाओ। अब अपनी कमाई को ऐसी जगह निवेश करो जहां से आमदनी हो। पैसा डूबने से बचाने के लिए उस काम की समझ भी हो। अपने निवेश की सुरक्षा करना तुम्हारा आर्थिक धर्म होना चाहिए। जल्दी अमीर बनने के लालच में कभी मत पड़ना। धैर्य से, संयम से, समझदारी से, सतर्क होकर के अपने पैसों को काम पर लगाना। यही निवेश तुम्हें कमा कर देगा और तुम खुशहाल और समृद्ध बन पाओगे। सोने के ये 5 नियम के अपने ज्ञान के साथ इस शक्ति का मार्गदर्शन करें और आप बेबीलोन के खजाने को साझा करेंगे। अपनी इच्छाओं के बल पर यह एक जादुई शक्ति की तरह होगा। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है बेबीलोन का सोने का कर्जदार। ये कहानी है रोडन की। रोडन एक भाला बनाने वाला कारीगर है जो अपनी कला के दम पर राजा से 50 सोने के सिक्के इनाम में पाता है। उसे सम्राट से खूब इनाम भी मिला। अब वह सोच रहा है कि इस दौलत का क्या करे, खर्च करे, निवेश करे या किसी को उधार दे। इसलिए वो एक गोल्ड लेंडर
यानी कि एक सोने के साहूकार के पास, जिसका नाम मैथन है, उसके पास जाता है, जो खूब दौलतमंद भी था। अब मैथन रोडन को बताता है कि उधार देना दरअसल एक गंभीर मामला है। उधार देने से पहले ये सुनिश्चित करो कि उधार लेने वाला उधार दिया पैसा लौटाने की काबिलियत रखता है कि नहीं। परिवार और दोस्तों को उधार देने में सावधानी बरतो। अगर वापसी की उम्मीद नजर नहीं आती तो सामने वाले को ना कहना ही बेहतर रहेगा। दरअसल अरकाद लोगों को मैथन के द्वारा कही बात से ये सीख देने की कोशिश कर रहा था कि उधार का काम सोच समझकर सतर्क होकर करें, वरना नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें। अगला अध्याय है बेबीलोन की दीवारें। अब बात करते हैं बेबीलोन शहर की उन सरहदी दीवारों की जो बहुत मजबूत थीं। पूरे शहर को महफूज रखने वाली इन दीवारों पर सभी लोगों को गर्व था। पर एक बार एक दुश्मन सम्राट ने बेबीलोन पर हमला कर दिया। लोग डर गए, सहम गए। पर शहर के कुछ बुद्धिमान लोगों ने सभी शहरवासियों को यह विश्वास दिलाया कि डर किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमारी दीवारें बहुत मजबूत हैं, हम सुरक्षित हैं, ये विश्वास रखना होगा। खुद पर भी और आसपास के माहौल में भी सकारात्मक ऊर्जा भरनी होगी। और हुआ भी ऐसा ही। दुश्मन थक हार कर वापस मुड़ गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिस तरह बेबीलोन की दीवारों ने बेबीलोन की सुरक्षा की, ठीक उसी तरह हमें भी अपने धन की सुरक्षा का ख्याल करना होगा। समझदारी के लिए फैसले ऐसे लेने होंगे जिनसे हमें बाद में पछताना न पड़े। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है बेबीलोन का ऊंट व्यापारी। इस अध्याय में हम तारकाड से मिलते हैं, जो जवान है पर बुरी वित्तीय आदतों की वजह से गहरे कर्ज में डूब चुका है। उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे, जिनमें एक ऊंट व्यापारी डबाशीर भी शामिल था। तारकाड शर्मिंदगी में इधर उधर लोगों से बचता फिरता समय गुजारता था। पर एक दिन अचानक उसका सामना डबाशीर से हो गया। न जाने क्यों तारकाड की ये हालत देखकर डबाशीर को उस पर तरस आ गया। उसने तारकाड को अपने पास बिठाया और समझाते हुए एक कहानी सुनाने लगा, जो कि उसकी खुद की जिंदगी से जुड़ी थी। डबाशीर ने कहा कि एक समय था जब वो भी इसी तरह कर्जदार था, परेशान था, भूखा प्यासा, कई दिन इधर उधर लोगों से छुपता फिरता कि कहीं वे लोग उसे मार ही ना दें जिनसे उसने उधार ले रखा था। पर एक दिन उसने साहस करके सबका सामना किया और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि देर सवेर उन सब का पैसा वो वापस करेगा। और आखिर वो दिन आया जब उसने सारा उधार चुका दिया। ये एक दिन में तो नहीं हुआ, कई महीने लगे, पर उसके आत्मविश्वास ने उसे प्रेरित किया कि नेक दिली से मेहनत करने में लग जाए। नतीजा आज वो खुद कामयाब है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहां नेक संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो, दृढ़ विश्वास हो, ईश्वर रास्ता जरूर देता है। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है बेबीलोन की मिट्टी की पट्टिकाएं, यानी कि द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। अरकाद द्वारा बताए गए सिद्धांतों में यह सिद्धांत बेहद खास है। ये सिद्धांत बेबीलोन में खोजे गए मिट्टी के उन विशेष पट्टों के बारे में जुड़ा है, जिन पर निवेश के ये बुनियादी सिद्धांत गढ़े गए हजारों साल पहले, जिन्हें हमने अब तक जाना है। सदियों से ये सिद्धांत आर्थिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन के उन मूल सिद्धांतों की वो बेशकीमती जड़ों की तरह है, जिन पर निवेश का ये विशाल पेड़ खड़ा है। और न सिर्फ खड़ा है, बल्कि अपनी छाया से, अपने फलों से हमारा पेट भी भर रहा है। ये बहुत गहरी बात है दोस्तों। इस किताब का अगला अध्याय है बेबीलोन में सबसे भाग्यशाली आदमी। ये आखिरी अध्याय हमें बेबीलोन के उस खुशकिस्मत आदमी शुरुनाडा के बारे में बताता है। बेबीलोन के लोग शुरुनाडा को बहुत भाग्यशाली इंसान कहते थे, उसे किस्मत से अमीर इंसान मानते थे। पर असल में शुरुनाडा ने कड़ी मेहनत की थी। उसे धन दौलत किस्मत से नहीं, बल्कि उसके द्वारा पैसों को सही ढंग से निवेश करके पैसे से पैसा बनाकर हासिल हुई थी। उसके उन सही फैसलों ने उसे दिन प्रतिदिन अमीर बनाया। वो लालची नहीं था, वो समझदार था। उसकी इसी समझ ने उसे
बेहद कामयाब बनाया। एक आदमी की संपत्ति उन सिक्कों में नहीं है जो वह अपने पर्स में रखता है, ये वो आय है जो वो बनाता है। सोने की धारा, पैसे की धारा जो लगातार उसके पर्स में बहती है और जेब गरम रखती है। 1926 का ये क्लासिक जीवन में वित्तीय ज्ञान और स्थिरता चाहने वालों के लिए बेबीलोन की नैतिक कहानियों के अपने प्रसिद्ध कलेक्शन के माध्यम से एक ताबीज के रूप में कार्य करता है। धन प्राप्त करने और बनाए रखने के तरीके पर समय परीक्षित सिद्धांतों की यह पुस्तक अब कई पीढ़ियों से पाठकों को प्रेरित कर रही है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के लगभग 100 वर्षों के बाद भी यह एक क्लासिक बेस्ट सेलर बनी हुई है। दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी बहुत सी किताबें आज उपलब्ध हैं हमारे आसपास। जैसे जैसे आप और हम इन किताबों को पढ़ते जाते हैं या उन ऑडियो बुक समरीज को सुनते जाते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि पैसों से जुड़े, वित्तीय प्रबंधन से जुड़े जो मूल सिद्धांत हैं वो वही हैं। सदियों से, दशकों से हर बुद्धिजीव समय समय पर आकर मौजूदा जनरेशन को अपने ढंग से इन सिद्धांतों के बारे में जानकारी देता है। कोई इसे आज में पेश करता है, कोई कहानियों के द्वारा। इन सब के समझाने के पीछे के मूल सिद्धांत वही हैं। इसलिए इन किताबों से वो ज्ञान हासिल करते रहें और यकीन मानिए, एक दिन आप महसूस करेंगे कि आप में सकारात्मक बदलाव हुआ है, और ये जरूर होगा। इसी विश्वास से मैं इस ज्ञानवर्धक किताब की ऑडियो बुक समरी यहाँ पर खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये कोशिश आप सबको जरूर पसंद आएगी। आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ। धन्यवाद। शब्बक है।